स्टूडेंट्स, सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों की क्या डेफिनेशंस हैं, दोनों का क्या महत्व है, दोनों की लिमिटेशंस क्या हैं और फिर दोनों के अंदर क्या इंटरडिपेंडेंस है। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट आएगा। उसी प्रकार से ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें और इसके बहुत अच्छे से नोट्स बना लें। अब हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह अर्थव्यवस्था की प्रगति की सूचक तथा रोजगार बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती है। अर्थात राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था की सफलता एवं असफलता को सूचित करती है। आय इनकम अर्थशास्त्र की आत्मा कही जाती है, क्योंकि अर्थशास्त्र में अगर आय का अध्ययन न किया जाए तो उसका अस्तित्व ही संभव नहीं है। एक व्यक्ति की जो आय है वो उसकी पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय हो जाती है, लेकिन राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय आय इनकम हो जाती है। अगर हम सभी व्यक्तियों की आय इकट्ठी कर लें तो वो राष्ट्रीय आय बन जाती है। किसी देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उन सभी वस्तुओं सेवाओं का अगर कुल मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाए तो वह उस देश की राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहलाती है। अब हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं की। अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषा हैं। ये परिभाषाएं परंपरागत परिभाषा हैं। इन परंपरागत परिभाषाओं के अंतर्गत हम मार्शल, पीगू और फिशर की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 लेते हैं मार्शल की परिभाषा। किसी देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करता है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। यही उस देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय या राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश है। द लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली ए सर्टेन net of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual income or service of the country on national dividend. मार्शल ने इसको किस प्रकार से बताया? मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय को मापने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय आय नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू वस्तुओं एवं सेवाओं का वार्षिक उत्पादन कि एक वर्ष में जितनी वस्तुएं सेवाएं उत्पन्न हुई प्लस विदेशों से प्राप्त जो विशुद्ध आय है माइनस पूंजी या मशीनों की घिसावट, जो हमने मशीनों का प्रयोग किया उनकी घिसावट हुई, उसको माइनस कर दें तो हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिनेशन। मार्शल की परिभाषा की निम्न बातें निकल कर के आती हैं जो उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करती हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय आय में प्रत्येक वर्ष में होने वाले भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2, मार्शल ने राष्ट्रीय आय में विदेशों से अर्जित आय को भी शामिल किया है। अगर हमें कुछ विदेशों से आय प्राप्त हो रही है तो उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। नंबर 3, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कच्चे माल पर किए गए व्यय, मशीनों की घिसावट और टूट फूट का व्यय आदि शामिल नहीं किया जाता है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कच्चे माल का हम राष्ट्रीय आय में अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि कच्चे माल से हमको फाइनल गुड्स बनती है, यानी अंतिम रूप जो लेती है। जैसे अगर हम लकड़ी है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है तो हम लकड़ी का भी मूल्य ले लें और फर्नीचर का भी मूल्य ले लें तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कच्चे माल का मूल्य उसमें नहीं लिया जाता है और मशीनों का प्रयोग करने पर जो टूट फूट घिसावट आती है उसको भी शामिल नहीं करते हैं। नंबर 4, वे सभी सेवाएं जो कोई व्यक्ति बिना किसी पारिश्रमिक के अपने परिवार के सदस्यों के लिए करता है राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाती हैं। यानी कि जैसे एक महिला है, एक पत्नी है, वो अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है और घर के अन्य कार्य करती है, बच्चों को पालती है, पढ़ाती है, उसके बदले उसको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो वो राष्ट्रीय आय के अंदर नहीं जोड़नी चाहिए।
नंबर 5, मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना कुल उत्पादन के आधार पर न करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर की है। नंबर 6, मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन को आधार माना है। परिभाषा की आलोचनाएं। मार्शल की परिभाषा की कुछ आलोचनाएं की गई। नंबर 1, दोहरी गणना की संभावना। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम कच्चे माल का मूल्य भी ले लें और उससे जो फाइनल गुड्स बनी है उसका भी ले लें तो वो गलत हो जाएगा। तो वो ये आता है कि नंबर 1, दोहरी गणना की संभावना। जैसे पहले गेहूं का मूल्य ले लिया जाए और बाद में उससे बनने वाले आटे को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाए, अर्थात एक बार कच्चे माल का और दूसरी तरफ निर्मित माल के रूप में गणना की संभावना बनी रहती है। नंबर 2, सही गणना में कठिनाई। संपूर्ण उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि वस्तुओं का प्रत्यक्ष उपभोग उत्पादकों द्वारा कर लिया जाता है, जिसके कारण बहुत सी वस्तुएं विनिमय क्षेत्र में, एक्सचेंज सेक्टर में नहीं आती हैं। इनको राष्ट्रीय आय में शामिल करने में कठिनाई होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पादकों द्वारा कुछ वस्तुएं अपने उपभोग के लिए रख ली जाती हैं। जैसे एक किसान गेहूं उत्पन्न करता है, अपने परिवार के उपभोग के लिए वो अपने पास बचा करके रख लेता है और मार्केट में उसको बेचने के लिए नहीं आता है। तो जो उसने भाग बचा करके रख लिया था उसका हम मौद्रिक मूल्य कैसे ज्ञात करें, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई होती है। अव्यावहारिक परिभाषा, इम्प्रैक्टिकल डेफिनेशन। किसी भी देश में असंख्य वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा एक ही वस्तु की कई किस्में होती हैं। उन सभी की गणना करना अथवा उनके संबंध में आंकड़े एकत्रित करना कठिन कार्य होता है। कोई केवल एक वस्तु उत्पन्न नहीं, असंख्य वस्तु हैं। हर वस्तु के उत्पादन की गणना करना, हर वस्तु की किस्मों को देखना, ये एक असंभव कार्य हो जाता है। उसके कैसे आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, तो एक परेशानी ये उत्पन्न होती है। नंबर 2 आती है प्रोफेसर पीगू की डेफिनेशन। प्रोफेसर पीगू ने क्या कहा? राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है एवं जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है। द नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिविडेंड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। परिभाषा की क्या विशेषता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिनेशन। नंबर 1, मुद्रा का मूल्यांकन का आधार बनाकर पीगू ने अपनी परिभाषा को सरल एवं स्पष्ट बना दिया है। मुद्रा को मूल्यांकन का आधार बनाकर, यानी कि अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमने पीगू ने मुद्रा को उसका आधार माना है। नंबर 2, विदेशों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। नंबर 3, एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, केवल उन वस्तुओं को जोड़ा जाएगा जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। नंबर 4, विशेषताएं। इनकी परिभाषा से राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की संभावना नहीं रहती है। नंबर 5, गणना में सरलता एवं परिभाषा स्पष्ट होने के कारण पीगू की परिभाषा मार्शल की तुलना में अधिक व्यवहारिक बन जाती है। परिभाषा की आलोचनाएं। मुद्रा को आधार मानना ठीक नहीं है। आलोचक कहते हैं कि पीगू ने मुद्रा को आधार माना है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि इनके अनुसार यदि मुद्रा में मापी जाने वाली वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं तो राष्ट्रीय की गणना ठीक प्रकार से नहीं होगी। जैसे एक नर्स जो हॉस्पिटल में कार्य करती है तो उसकी ये सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएंगी, परंतु घर में बच्चों को पढ़ाने या देखभाल का कार्य करती है तो वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए उसे कुछ भी पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। नंबर 2, संकीर्ण परिभाषा। नैरो कर दिया इसका क्षेत्र इन्होंने राष्ट्रीय आय का। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विनिमय नहीं होता है, फिर भी वो राष्ट्रीय आय का अंश होती हैं। जैसे एक कृषक अपनी उपज का कुछ भाग स्वयं के उपभोग के लिए रख लेता है। पीयू कहते हैं इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसका विनिमय नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता में वह उपज का भाग है, इसलिए राष्ट्रीय आय में उसको शामिल होना चाहिए। नंबर 3, सभी अर्थव्यवस्था में लागू नहीं। यह हर व्यवस्था पर लागू नहीं हो पाती है। यह मुद्रा अर्थव्यवस्था मनी इकोनॉमी में ही लागू हो जाती है, परंतु वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था वाटर इकोनॉमी पर नहीं। इसलिए यह परिभाषा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होती, यानी कुछ अर्थव्यवस्थाओं पर यह परिभाषा लागू नहीं हो पाएगी। यह मुद्रा अर्थव्यवस्था में ही लागू हो पाती है, यानी
जहाँ पर हम मुद्रा से वस्तु का एक्सचेंज कर रहे हैं वहाँ पर ही ये लागू हो सकती है, और जहाँ वाटर सिस्टम है, जहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किया जाता है, वहाँ पर यह लागू नहीं हो पाती। यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर इसका लागू हो पाना मुश्किल होता है। नंबर 4, वस्तुओं और सेवाओं में भेद। पीगू की परिभाषा में ऐसी वस्तुओं में अनावश्यक भेद किया गया है जिन्हें मुद्रा में मापा अथवा नहीं मापा जा सकता है। मतलब पीगू ने ये अंतर उत्पन्न कर दिया वस्तुओं में कि जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं, एक वस्तु ऐसी और दूसरी वस्तु ऐसी जिनको मुद्रा में नहीं माप सकते हैं। वास्तव में ऐसा भेद कृत्रिम हो जाता है, बनावटी है। पीगू ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि क्रय की जाने वाली एवं क्रय न की जाने वाली वस्तुओं में परस्पर कोई आधारभूत अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये हमने मार्शल की और पीगू की परिभाषा पढ़ी। फिशर की परिभाषा को हम दूसरी वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में आप मार्शल और पीगू की परिभाषाओं का बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिएगा।